पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए, तू अनपढ़ है और तेरे परिजन जो माता पिता है वो गरीब है, मुझे अमीर घर की लड़की चाहिए कि देखे गए कि आज शाम को तेरे को पता चलेगा, आज तेरा आखिरी दिन है तू। और वो जो मुजरिम है वो दोनों आपस में मिले हुए, उन्होंने पैसे पे खरीद लिया क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है। आज एक बेहद दुखद घटना का जिक्र हम करेंगे, जहां पर दहेज के लोभियों के द्वारा बेटियों को किस तरीके से सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उसका एक उदाहरण हमारे सामने आया। हालांकि ये अभी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है कि क्या सच्चाई थी, क्या वाकई में मंजू ने आत्महत्या की या फिर इसके पीछे एक हत्या की बड़ी साजिश। तमाम सवाल उनके परिवारजनों के मन में हैं और लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी बहन है या फिर उनकी भतीजी है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। दहेज के लोभियों ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया या फिर क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। उनके इस घटनाक्रम से पहले क्या कुछ हुआ था घर में वो भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद बांगड़वा है, भादरस गांव का हूँ। भादरस गाँव के। मंजू के आप हैं? मंजू के चाचा लगता हूँ मैं। चाचा जी हैं। तो मंजू से परिवारजनों से जब बातचीत हुई होगी इस पूरे दुखद घटनाक्रम से पहले, तब उन्होंने कुछ क्या आप लोगों को बताया था कि ससुराल जन उन्हें पीड़ित कर रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ जी, मंजू की करीबन 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के 1 साल बाद में जो मंजू का पति था गैनाराम, उनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई टीचर में। तो जब मास्टर की नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद में मंजू को वो परेशान करने लगा और वो उसने मतलब हमारे सामने डिमांड रखी कि मेरे को तो, मंजू को ऐसा बोला कि भी मेरे को तो पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए, तू अनपढ़ है और तेरे परिजन जो माता पिता है वो गरीब है, मुझे अमीर घर की लड़की चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि मेरे को दहेज के अंदर एक स्कॉर्पियो गाड़ी करीबन 20 लाख के आसपास का दहेज चाहिए। ऐसा मतलब काफ़ी टाइम से 3 साल हो गया उसको परेशान कर रहा था। तो 2-3 बार तो हम सब गए थे, मेरे जो मंजू के पिताजी और मेरे पिताजी वो सब मिल के 4-5 लोग गए थे समझाइश की। तो समझाइश करने पर उन्होंने ऐसा बोला कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो फिर भी वो माना नहीं। वो तो वही साल चलने लगा, वापस 10-12 दिन अगर नहीं बोला फिर वही झगड़ने लगा कि तू तो गरीब घर की है और तेरे पिताजी ने दिया क्या, फलाना ढिकड़ा, वो बोलने लगी। तो फिर अभी ये 15 तारीख की घटना है। 15 तारीख को सुबह के टाइम में वो जब स्कूल जाता है टीचर, उस टाइम वो मेरी भतीजी मंजू से झगड़ के गया था। ये बात मंजू की छोटी बहन ने परमिला उसको बताया फ़ोन करके कि आज तेरे जीजा जी मेरे से झगड़ के गए हैं और वो ऐसा धमकी दे के गए कि आज शाम को तेरे को पता चलेगा, आज तेरा आखिरी दिन है, तू तेरी सोच लेना। तो ये बात मतलब मंजू ने परमिला को फ़ोन पे बताई। तो परमिला ने मंजू को ऐसा बोला कि जो परमिला के पिताजी है, मेरे बड़े भाई का, मेरा भाई है, बड़े पिताजी का लड़का है, वो यहाँ बाड़मेर में उसकी चाय की होटल है। और जो मंजू का भाई है सवाई, उसकी बिसाला में शॉप है। तो परमिला ने ऐसा बोला कि रात को भाई और पिताजी घर पे आएंगे तो मैं फ़ोन मतलब बात करूँगी और वहाँ पे आके समझाइश करेंगे। तो ऐसी बात मतलब परमिला ने मंजू को बोली। पर तब तक ये 15 तारीख की घटना है, 5 बजे के आसपास वो सब मंजू के जो पति है गैनाराम और उसकी सास और देवर देवरानी, ये 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में वहाँ से वो हत्या करके फिर उसको यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। मृत्यु घोषित करने के बाद में उसकी बॉडी मोर सिटी में रख दी। मोर सिटी में बॉडी रखने के बाद में हमारे को, हम जो पीड़ित पक्ष के परिजन हैं, इनको 36 घंटे तक न तो पुलिस ने और न ही मतलब वो ससुराल पक्ष वालों ने किसी ने हमारे को मतलब सूचना दी। हमारे को सूचना मिली, किसी आजू बाजू गांव वालों ने हमारे को सूचना दी। सूचना देने पर हम सब परिजन और सर्व समाज मतलब गांव के जो भी मौजूद लोग थे वो हम यहाँ पे आए और यहाँ मोर सिटी के अंदर जो बॉडी रखी हुई थी वहाँ पे हम आए। वहाँ पे हमने धरना दिया। तो ये एडिशनल एसपी है प्रभुदयाल नाम करके, वो आए और उन्होंने ऐसा बोला कि जांच मेरे पास में, आप निश्चित रहो, पोस्टमार्टम करवा दो। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में पूरी रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी उनको पकड़ लेंगे। तो हमने ऐसा बोला कि नहीं, हम तो पोस्टमार्टम तो करवाएंगे नहीं। हम सब जिद पे अड़ गए थे। तो उन्होंने कैसे भी करके 2 घंटा समझाइश करके फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया।
पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई अभी आप बॉडी आप पीर पक्ष लेके जाओगे या ससुराल पक्ष। तो रीति रिवाज के हिसाब से ससुराल पक्ष ही बॉडी लेके जाते हैं। तो हमने साइन करके बॉडी उनको दे दिया। और वो जो एडिशनल एसपी साहब थे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, 3 दिन के अंदर हम जो भी मुजरिम है उसको गिरफ्तार कर देंगे। हालांकि आज 8वां दिन है, आज दिन तक कोई भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस और वो जो मुजरिम है वो दोनों ही आपस में मिले हुए, उन्होंने पैसे पे खरीद लिया, क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, टीचर है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, घर पे बेरे वगैरह सब है, तो मतलब पैसे वाली तो है। उन्होंने पैसे दे के पुलिस को खरीद लिया और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए, सर्व समाज गांव के सभी मौजूद लोग यहाँ आए और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया। तो एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक सभी मुजरिम गिरफ्तार हो जाएंगे। एक बड़ा आश्वासन आप लोग को मिला है। आप लोग को जो लगता है कि जो आरोपी हैं, क्या वाकई में आपको लगता है वही हत्यारे हैं? हाँ बिल्कुल, 100% उन्होंने हत्या की है। बाकी मेरी भातरीजी ऐसे ही मर नहीं सकती, ये हमारे आत्महत्या नहीं कर सकती। अगर आत्महत्या करती तो उसका जो 21 महीने का एक छोटा बच्चा है, अगर मंजू आत्महत्या करती तो पहले बच्चे को मार के फिर वो मरती, ये पक्का है। क्योंकि वो कभी भी हमारे यहाँ शादी ब्याह में आती तो बच्चे को गोद से नीचे नहीं उतारती थी, थोड़ा बहुत ही नीचे छोड़ती नहीं, उतना उस बच्चे के ऊपर मन था, तो वो कैसे आत्महत्या कर सकती बच्चे को पीछे छोड़ के? ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती किसी भी सूरत में? जी जी मैडम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको आपकी बहन का अगर मैं नेचर जानना चाहूँ, किस तरीके का स्वभाव था? बचपन से आप लोग साथ रहे होंगे, क्या कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थी। और ऐसी कोई कभी हमने सुनी नहीं कि लड़ाई के बारे में, और लड़ाई भी की भी नहीं। आज तक हमारे साथ भी पढ़ी है, हमारे साथ बड़ी हुई है, खेली है, तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मंजू के भाई यहाँ पर भी, आप बताइएगा मंजू का व्यवहार कैसा था जब भी घर पर आती थी? क्या कभी आपसे कोई तकलीफ उन्होंने साझा की हो कि उनके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, ससुराल पक्ष वाले? क्योंकि भाई को कई बार अक्सर बहनें अपने मन की पीड़ा बताती है, तो कभी कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मंजू का ऐसा स्वभाव नहीं था, वो कुछ बताती नहीं थी। वो ऐसा सोचती थी कि हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा या वो वहाँ से आएंगे। एक बार मेरे पापा को बताया था, तो मेरे पापा और मेरे दादा और ताऊ जी को लेके वहाँ जाके समझाइश करके आई। मंजू का स्वभाव हम सबसे हटके था, सबसे अलग था। आज उनका जो बच्चा है या बच्ची है वो कितने महीने की? 21 महीने का है शायद तक, उसका एक लड़का है। एक लड़का है। अभी उसकी देखरेख कौन कर रहा है? अभी तो मालूम नहीं। अभी कोई मालूम नहीं। अब आप लोगों को डर है कि जितना मतलब आपकी बहन के साथ अगर गलत किया है उन लोगों ने, क्या उनके बच्चे के साथ भी कर सकते हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं उसमें। हैं? आप लोग की प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन यही मांग है कि मंजू को न्याय दिया जाए, मंजू को न्याय? निष्पक्ष जांच हो, मंजू को न्याय दिया जाए। देखिए, जिसके घर से बहन जाती है वही इस दर्द को समझ सकता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से, क्योंकि एक बहन को आपने खोया, उसका दर्द बहुत बड़ा है? तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और मंजू को न्याय मिले। मंजू को न्याय मिले। आप कुछ बताना चाहेंगे इस पूरे मामले से जुड़ा? क्या अहम तथ्य रहा जिसकी वजह से आज भी आप लोगों को लग रहा है कि न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए? न्याय में देरी हुई तो बहुत बड़ी गलती हो जाए। 8 दिन हो गया है, न्याय अभी तक तो मिला नहीं है। हम सब गुहार करते हैं न्याय मिले मंजू को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। आप सब लोग इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि उनको न्याय मिले? देखो, मान लो 8 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे अपन रोड चढ़ते ही अगर किसी को बोल देते हैं कुछ, उसमें भी 151 में पुलिस हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेती है। और एक ये मर्डर हो गया है, 7-8 दिन बीत गए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? क्या मर्डर आया? हमारे को अभी तक दी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है। 3 डॉक्टरों का वो बोर्ड बैठा था, उसने अभी तक हमारे को वो रिपोर्ट ही नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं है। तो आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में या 36 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और 3 दिन में आरोपी गिरफ्तार भी हो जाएंगे। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं तो हमारे को रिपोर्ट बताइए। अभी आज बिल्कुल कोई रिपोर्ट नहीं। कोई रिपोर्ट नहीं आया। पैसों से मतलब खरीद लिए पुलिस को। उनके मान लो एक निजी शिक्षण संस्था वो चलाते हैं। हेलो, नमस्कार। हमारे चैनल पे बने रहे वीडियो कर्मी को धन्यवाद देता हूँ पहले। और हमारी मंजू, जैसे मैं समाज का लड़का हूँ, मैं उसको बहन मानता हूँ। मेरे पड़ोसी गांव समझ लो, 60-70 किलोमीटर दूर नाथ गांव, उधर मेरी बहन मंजू गहनाराम से शादी करवाई थी। वो पहले प्राइवेट टीचर थे, अभी वो गवर्नमेंट बन गए। देश की मांग कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी दो, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूँगी। ऐसे कई बार लड़ाइयों की है, लेकिन हमने सहन कर दी कि हमारा जीजू हैं, हम किसी के घर में ऐसे क्या आप लोग को नहीं लगता उस वक्त अगर आप अपनी बेटी को घर ले आते तो शायद वो आज जिंदा होती? बात सही है। 15 दिन पहले ही यहाँ पे आई थी
तो हमने समझाइश करके वापस वहाँ पे मंजू को भेजा। और इतनी खास मंजू ने हमारे को बात बताई नहीं थी कि भाई मेरे साथ में ऐसी ये अनूनी घटना घटित इससे हो पहले कोई मारपीट की कोई घटना है? पहले एक बार मतलब जो उसका मंजू का पति है गैनाराम, उसने मकान से गिराने की कोशिश की। तो मंजू क्या शरीर में थोड़ी हट्टी कट्टी थी, तो उसने ऐसा सामने से पकड़ लिया उसके हस्बैंड को और बोला कि मैं मरूंगी तो तेरे को भी साथ में लेके पड़ूंगी या नीचे, ऐसे मैं मरने वाली अकेली तो हूँ नहीं। ये किसने बताया आप लोग? ये मतलब फिर हम मेरे भाई और मेरे पिताजी वो सब समझाइश करने गए थे। तब ये बात हाँ, तब मंजू ने मतलब फ़ोन पे बताया ऐसा। और मंजू की जो सास है, जो मंजू की मम्मी और मंजू के पिताजी और मेरे पिताजी वो सब मिल के वहाँ गए, तभी मंजू की जो सास है गैनाराम की मम्मी, उसने ही ऐसा बताया था कि ये मतलब मेरा बेटा और बहू दोनों आपस में ऐसा झगड़े थे और ऐसा ऐसा ऊपर डागले पे चढ़ के फिर मतलब आपके जमाई ने उसको ऐसा नीचे डालने की कोशिश की और फिर मंजू ने उसको पकड़ लिया कि फिर पढ़ूंगी तो तेरे को भी साथ में लेके पढ़ूंगी, अकेली मैं मरने वाली नहीं हूँ। तो फिर वो यानी कि आप लोग को लगता है कि दृढ़ निश्चय तो उनका इतना अच्छा था कि वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते? कभी भी नहीं। उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही शांत स्वभाव की बच्ची थी। हमें खुद को भी आज दिन तक मतलब ये नहीं हो रहा है कि मंजू चली गई ऐसा। तो देखिए, सुनिए आपने किस तरीके से इस पीड़ा को शायद समझने की कोशिश की होगी कि एक परिवार की जब बेटी इस तरीके से चली जाती है तो उनका दुख दर्द सिर्फ वो परिवार ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति समझ सकता है। क्योंकि आज जहां हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी बस इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि बेटियां किस तरीके से दहेज के लोभियों के द्वारा बलि चढ़ा दी जाती है चंद रुपयों के लालच में, तो वाकई में यहाँ से मैं उम्मीद करती हूँ उस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो, मंजू की हत्या हुई या मंजू ने आत्महत्या की, इस पूरे मामले का खुलासा हो, ताकि जो परिवार आज यहाँ पर व्यथित है, परेशान है, तो वो उनकी परेशानियाँ दूर हो और उन्हें ये लगे कि हाँ हमारे साथ न्याय हो और निष्पक्ष तौर पर ये जांच सामने है, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।